एक बार सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूँ राजकिशोर यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर रिवीजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025, 24, 23 उसके बाद लेकर आए हैं आज 2022 का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इनके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने बताएंगे। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप जवाब दे सके, ठीक है। अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करे, क्वेश्चन चेंज करे, फिर भी आपसे बन जाना चाहिए। इस हिसाब से हमने बताएंगे आपको। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। ये नहीं कि थोड़ा सा देख लिया और छोड़ दीजिए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हाँ, वीडियो तभी देखिए जब आपके पास टाइम है, और ऐसे ही 2-4 मिनट देख करके छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल समतुल्य होता है। 1 जूल किसके समान होता है, एक एक करके देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जूल क्या है। तो कार्य जो है जो वर्क है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में पूछता है कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, आप जवाब दीजिएगा जूल। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की 1 जूल, ठीक है, 1 जूल क्या होता है, 10⁷ क्या होता है, अर्ग, ठीक है। 10⁷ क्या होता है, अर्ग। आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, यानी 10⁷ क्या होगा, अर्ग। आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा आंसर, 10⁻ क्या होगा, 10⁷ क्या होगा, अर्ग होगा, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि 1 न्यूटन पूछ दी, 1 न्यूटन, तो 10 क्या होगा, 5 डायन, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 जूल 10⁷ अर्ग होता है, ये भी क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, तो 10⁵ डायन। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिए कि 1 न्यूटन में क्या होता है और 1 जूल में क्या होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। देखिए समय जो है भौतिक राशि है। क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान क्या है, तो मास, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। देखिए आवेग है, इम्पल्स, ठीक है, इसमें कि इसको भी हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये किलोग्राम है, यानी किलोग्राम मतलब क्या होता है, केजी। ये किसी का मात्रक है, ठीक है। किलोग्राम जो होता है वो किसी का मात्रक है। किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, इसलिए ये यूनिट है, ठीक है। ये भौतिक राशि नहीं है, ये भौतिक राशि का मात्रक है, इसलिए आंसर क्या होगा, 4। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगे, ठीक है, किसी भी जगह पर अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे, आप जरूर कमेंट कीजिए, हमें बताइए, ठीक है। हमें बताने का कोशिश कीजिए ताकि हम फिर से आपका जवाब दे सके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज। देखिए प्रेशर क्या है, यानी दाब क्या है। दाब है क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बल बाय क्षेत्रफल हो जाएगा। बल बाय क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर ये बल बाय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ये बल बाय क्षेत्रफल हो गया, तो बल का विमा क्या होता है, तो mLT पर क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है, तो L का स्क्वायर होता है, कटा तो क्या जाएगा, m, L ऊपर जाएगा, L पर -1, T पर -2। किस में है आप देख सकते हैं, m, L पर -1, T पर -2, तो आंसर क्या होगा, 1 नंबर। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेशर जो है वो क्या है, तो ये प्रेशर जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर जो होता है, जो दाब है, ठीक है, उसी में फिर क्या है, यहाँ देखिए कि एक क्वेश्चन है प्रतिबल। क्वेश्चन क्या है, प्रतिबल, ठीक है। इसका भी फार्मूला सेम है, इसका भी फार्मूला होता है बल बाय क्षेत्रफल, लेकिन ये एक टेंसर है, ये क्या है, टेंसर है, और ये क्या है, अदिश राशि है।
तो प्रतिबल जो होता है ये कौन सा राशि होगा, तो ये होगा प्रदिश। क्या होगा, प्रदिश यानी टेंसर। तो आपसे अगर पूछे कि प्रतिबल जो है इनका दोनों का फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का मात्रक जो होता है यूनिट जो है ये सेम है, लेकिन जब राशि का हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों है, देखो प्रेशर में एक्चुअली होता है क्या, क्यों, और दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, ऐसा यूनिट भी सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम निकलेगा, लेकिन फिर राशि में अलग क्यों हो जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, जब इसको हम ऐसे करके प्रेस करते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं, जैसे मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, ठीक है, तो इसको ऐसे करके जैसे प्रेस करते हैं, तो इसमें जब ऐसे करके जब प्रेस करते हैं तो इसमें हमने बल लगाई, ठीक है, क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल बल लगाते हैं, तो इसमें क्या है कि आरोपित बल है। लेकिन देखिएगा जो कोनो पाइप है, ठीक है, कोई पाइप है, तो जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो वापस आ जाता है, तो वो जो फोर्स है इसमें लग रहा है, ये फोर्स प्रतिबल में, ये फोर्स यानी एक फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स और एक फोर्स होता है रेस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है, और प्रेशर में क्या होता है कि इसमें आरोपित बल लगता है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स काम करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या होता है, जो फोर्स हम लोग लगाते हैं जिसको आरोपित बल बोलते हैं, और जब हम लोग छोड़ देते हैं फिर वो ऐसे आ जाता है, जैसे कोई गेंद वगैरह जब हम प्रेस करते हैं देखिएगा तो उसमें क्या हो जाता है कि प्रेस करने से वो दब जाता है, तो वो बल जो होता है इसमें लगता है, लेकिन जब छोड़ते हैं फिर वापस वो आ जाता है, पुनः अपनी पहली की अवस्था में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबल में, इसलिए प्रतिबल क्या है कि एक कौन सा राशि है, तो प्रतिबल जो होता है एक प्रदिश है, लेकिन दाब जो है एक अदिश राशि है। आपको समझ में आया होगा, फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर तक हो गया। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एंड एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय v इक्वल dt प्लस bt स्क्वायर, देन द डायमेंशन ऑफ बीज। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी समय t में एक कण का वेग, ठीक है, v दिया जाता है, v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, तो b का b में रूप है, क्या होगा b का बीमा, तो देखिए b का बीमा किसके साथ होगा, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का बीमा है, ठीक है, b का बीमा निकालना है। तो b का बीमा जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, bt का स्क्वायर हो जाएगा, अब b बराबर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। आगे देखिए ये v क्या है, तो एल टी पर क्या है, -1 है, t का स्क्वायर है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एल टी पर -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल टी पर -3, यानी आंसर क्या होगा, एल टी पर -3, एल टी पर -3, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल टी पर -3, आंसर होगा 4, आंसर क्या होगा 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एक धावक, ठीक है, दौड़ने वाला आर त्रिज्या के वृत्तीय पद पर एक चक्कर 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है, 2 मिनट 20 सेकेंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है, एक इस तरह का है, ठीक है, वृत्त है और इसका जो रेडियस है, ठीक है, त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या आर है, 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है, यहाँ से 40 सेकेंड में पूरा करता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा, तो देखिए 40 सेकंड में एक बार पूरा करता है, तो 2 मिनट बाद सोचिए, तो 2 मिनट में कितना होगा, 2 मिनट का मतलब 60 120 और 20 140, यानी कितना हो जाता है, 140 सेकंड हो जाता है। अब आप अपने से अगर हिसाब कीजिएगा तो देखिए 40 हुआ और 40 हुआ, ठीक है, तो 80 हो गया और फिर 40 हो गया, तो कितना हो गया, 120 हो गया, 3 को 40 हो गया, 40 और 40, तो 120 हो गया, ठीक है, बचा कितना 140 में 20, ठीक है 20, तो इसका मतलब क्या है कि 3 बार वो पूरा कर लेता है तो 0 आ जाता है, लेकिन 20 सेकेंड जो होता है 60 और फिर भी 60 40, देखिए तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो इसका विस्थापन को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या करना है कि टोटल 40 सेकेंड पूरा करता है तो 140 हो रहा है, तो 140, ठीक है, 140 बाई क्या हो जाएगा 40, ठीक है, इसको काटिए, 2 हो गया, ये क्या हो गया 7, क्या हो गया 2 6 हो गया, ठीक है, 10 5 5, तो इतना आ गया 3.5, यानी 3 बार पूरा कर लेता है।
और 3 बार पूरा करता है, 40-40 करके जब करता है तो 3 बार पूरा करता है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 40 3 120, ठीक है, पूरा करते कितना बचता है, तो 0.5 बचता है। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, फिर 0.5 करेंगे तो 0.5 क्या जाएगा 10 1 1, मतलब 0.5 आधा, मतलब ये आधे जाएगा, आधे जाएगा का मतलब 0.5 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो आधा जाएगा इतना तक। तो जब आधा जाएगा तो इसका आर है ये आर हो गया, तो आर और आर क्या हो गया 2r, इसमें क्या बोले, तो 0.5 मतलब 3 बार जो पूरा करता है, 3 बार जो पूरा करता है वो तो कंप्लीट कर लेता है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम, तो मान लिया जाए कि जहां से शुरू हुआ फिर वहां तक पहुंचता है, तो 1 बार हो गया, फिर 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर 1 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो 3 बार में विस्थापन 0 हो जाता है। यहाँ दूरी नहीं पूछ रहा है, यहाँ विस्थापन पूछ रहा है, तो 3 बार में तो 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन बचता है 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, 0.5 मतलब आधा ही जा रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आधा मतलब क्या त्रिज्या हो गया आर और यहाँ आधा आर, तो पूरा व्यास कहलाएगा, व्यास यहाँ, तो आर प्लस आर जो हो जाएगा तो आंसर क्या होगा 2r, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे जो है क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 नंबर जो है क्वेश्चन क्या है, देखिए, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए बॉडी स्टार्ट एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड if its acceleration is 2 meter per second square, then velocity of the body after 10 second is। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड, ठीक है, एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 10 सेकेंड बाद पिंड का वेग होगा। अब यहाँ क्या है कि 20 मीटर के वेग से चलना शुरू करता है, ठीक है। देखिए फार्मूला जानते हैं हम लोग, गति का समीकरण v इक्वल क्या होता है u प्लस at। अब यहाँ क्या करता है 20 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करता है, तो क्या हो गया 20 हो गया, a कितना हो गया, a दिया है क्या 2, कितना टाइम लेता है 10 सेकेंड बाद, अंतिम वेग क्या होगा, तो 20 प्लस ये हो जाएगा कितना 20, a हो गया 2 हो गया, यहाँ 2 × 10 तो क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी उस वस्तु का, उस पिंड का, ठीक है, उस पिंड का जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आया होगा। इसलिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे देता है तो देख लीजिएगा क्या दिया है, तो यहाँ दिया है क्या u, यहाँ क्या दिया है तो a, ठीक है, और यहाँ क्या दिया है टाइम t, तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, द एरिया under the velocity time graph for the particle in the given the interval of the time the represents, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है vt ग्राफ यानी vt ग्राफ वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ हमें क्या देता है तो विस्थापन देता है, ठीक है। 24 में 25 में 23 में जितना भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, 2025 का, 2024 का, 2023 का, उसके बाद आज आपके सामने हम लेकर आए हैं 2022 का। उसके बाद सभी क्वेश्चन को मिला करके और अपने से पूरा किताब से पूरा सिलेबस से हमने ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र जो होता है यानी 40 से 50 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, 24 तारीख को, ठीक है, सुबह 7 बजे। इसलिए इस क्वेश्चन को देखना ना भूले और साथ में ये क्वेश्चन जरूर कीजिए, इससे आपका क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर देगा तो उतना कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन मैच कर जाएगा, इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, 2 कार ए एंड बी आर, ठीक है, रनिंग एंड द वेलोसिटी इतना, ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी कार। देखिए एक कार क्या है तो 60 किलोमीटर पर आवर से 45 है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो यहाँ दिख रहा है 60 और 45, आंसर क्या हो जाएगा 15, यानी 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 9 नंबर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, देखिए हिंदी से भी दिया है कि क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन है कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर कोई बाइक है या कोई कार है, ठीक है, जो रनिंग कर रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, तो अगर वो यूनिफॉर्म में जा रहा है, एक समान से जा रहा है, तो फिजिक्स के अनुसार क्या होता है कि उसमें ए इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म में जा रहा है तो उसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। जब उस कार में चाहे उस वस्तु में जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो ए का मान 0 होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द ए इक्वल टू dv by dt, द ए इक्वल टू द v minus v by t। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म में जा रहा है, एक समान से जा रहा है, इसका मतलब उसका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यदि कोई बॉडी एक समान वेग से अगर जा रहा है, एक यूनिफॉर्म में, एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको वो बनाकर रखता है। यानी इफ एफ इक्वल टू 0 द ए इक्वल टू 0, इसका मतलब न्यूटन का है फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मतलब कहने का मतलब होता है ए इक्वल टू 0। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या है, ए इक्वल टू 0, तो इफ एफ इक्वल टू 0 द एफ इक्वल टू एम ए, द ए इक्वल टू 0 द इफ एफ इक्वल टू 0, मतलब फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक समान से जा रहा है तो न्यूटन का कहना है कि इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग उसको दैनिक जीवन में बात करें कि कोई आदमी को अगर आप कोई आदमी पर अगर आप फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए उसको पिटाई करते हैं और समान रूप से मार करके ले जाते हैं, तो वो आदमी क्या कहेगा फिजिक्स के अनुसार कि हमें वो फोर्स नहीं लगा रहा है, हमें उसमें हमको चोट नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कहता है, लेकिन दैनिक जीवन में ऐसा नहीं है। इसलिए दैनिक जीवन में और फिजिक्स में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर एक समान से किसी का पिटाई किया जाए तो फिजिक्स कहता है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जिस आदमी को पिटाई होगा उसको पूछना कि फोर्स लगा है नहीं लगा। तो इस जगह पर आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं वहाँ थोड़ा सा फिजिक्स में थोड़ा यहाँ डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो आंसर क्या होगा, तो इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण इसका क्या होगा बोलिए, तो त्वरण 0 होगा। कण एक समान वेग से गतिमान है, तो गति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आप बोल सकते हैं क्या होगा, इसका त्वरण 0 है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक, देखिए फ्री फॉल, इसके बारे में हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं कि फ्री फॉल, ठीक है, गिरने की घटना में निम्न में से किस प्रकार प्रकरण है। ठीक है, तो देखिए इसमें जब किसी निर्वात में जब किसी बॉडी को हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, वैक्यूम में, तो क्या होता है, उनका गति के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, जिसमें भी क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। आंसर क्या होगा, 2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ट्रेवल्स टू ए पॉइंट बी at a distance of the 1.5 kilometer and the returns to A if he takes 1 hour to do so, his average velocity is। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़का है जो बिंदु ए से चलना शुरू करता है, कोई लड़का है जो बिंदु ए से चलने शुरू करता है, ठीक है। आप क्या है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी तक जाता है और वो वापस ए पर आता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, मान लीजिए बिंदु ये ए है और वो चलना शुरू करता है, कितना, यहाँ से चलना शुरू करता है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। फिर बी तक ये पहुंचता है, फिर क्या कहता है, वापस ए पर आ जाता है, फिर ए पर आ जाता है, तो इनका जो विस्थापन होगा वो तो 0 हो गया। तो औसत वेग क्या है, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बाय समय, ठीक है। विस्थापन बाय समय मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द डिस्प्लेसमेंट द 0, द टाइम t इक्वल टू द 0, द वेलोसिटी 0। आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ 3 किलोमीटर किसी ने सही मारा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर डिस्टेंस की हम लोग बात करते, ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करते तो 1.5 3 किलोमीटर होता है,
लेकिन यहाँ बेग पूछ दिया। अगर चाल पूछता कि चाल कितना है, ठीक है, तो चाल कितना, तो यहाँ समय निकालना पड़ता। ठीक, इसका दूरी अगर बात करते हैं, ठीक है, दूरी का अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 किलोमीटर पर आवर्स होता है। लेकिन यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या हो जाता है, 0। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। अब अदिश राशि नहीं है, हमने बोले थे कि सदिश क्या है, अदिश क्या है, प्रदिश क्या है। ठीक है, अगर पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 25 में, 24 में, 23 में किसी भी वीडियो में समझाए हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, अब प्रदिश क्या है। तो यहाँ क्या है, देखिए अदिश राशि नहीं है तो ताप तो है, आवेश भी है, घर्षण गुणांक भी है। कौन नहीं है इसमें, तो कौन नहीं है, कौन नहीं अदिश राशि, तो ये आवेग नहीं है। ये आवेग जो इम्पल्स है ये एक सदिश राशि है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आगे। ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्किल एट ए कांस्टेंट स्पीड। देखिए चलिए इसका हिंदी भी देखते हैं कि हिंदी क्या है। देखिए हिंदी में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हिंदी से क्या दिया है, एक पिंड एक समान चाल से वृत्त में गति कर रहा है। तो क्या होगा, एक क्या है, एक पिंड है, देखिए इस तरह का वृत्तीय पथ है और ये ऐसे करके गति कर रहा है। जब ये ऐसे करके गति कर रहा है ना, तो एक पिंड चाल से वृत्तीय गति कर रहा है तो क्या होगा, तो एक समान होगा। देखिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो अंदर की होगा, क्योंकि इसमें अभिकेंद्र बल लग रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो होता है कौन कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग पढ़े हैं क्या कांस्टेंट रहता है, तो क्षैतिज वेग कांस्टेंट रहता है। ये तो आंसर क्या होगा, ये। देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को फेंका जाता है तो जो क्षैतिज वेग होता है ये कांस्टेंट होता है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर होता है, जो वर्टिकल होता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टाइम के अनुसार क्या होगा, चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो कौन चेंज नहीं होता है, तो वेग का क्षैतिज घटक। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए कि इफ ए फैक्टर बी फैक्टर इक्वल टू ए फैक्टर बी फैक्टर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो कैसे बनाइएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए कि ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर इक्वल टू ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर। तो फिर ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि ए फैक्टर प्लस क्या है, बी फैक्टर बराबर क्या है, ठीक है, ए फैक्टर माइनस क्या है, बी फैक्टर। दोनों को वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। अब इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए क्या है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर देखिए कट गया, देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर देखिए ये भी क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, 2a फैक्टर बी फैक्टर, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2a फैक्टर बी फैक्टर इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 4a फैक्टर बी फैक्टर इक्वल टू 0। तो a फैक्टर बी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए ये किसमें है, तो a डॉट बी जो आया है इसमें, तो ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर, फैक्टर में हम लोग पढ़े हैं कि ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर बराबर 0 तब होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। अगर थीटा बराबर 90 है तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आपको समझ में आया होगा। तो क्या हुआ बोलो, ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर इक्वल टू 0 है तो थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया। लेकिन अगर ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर कभी अगर 0 आ जाएगा तो थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आगे, यहाँ देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए नल वेक्टर। जीरो वेक्टर किस में आता है, तो जीरो वेक्टर हम लोग पढ़े हैं, जीरो वेक्टर ए फैक्टर इक्वल टू ए फैक्टर। ठीक है, ये दोनों फैक्टर क्या आ जाएगा, जीरो फैक्टर, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें क्या दिया है
In case of a projectile motion, what is the angle between the velocity and acceleration at the highest point? देखिए, किसी प्रेक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। किसी प्रेक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग, तो देखिए जब भी हम लोग प्रेक्षेप बिंदु निकालते हैं ऐसे करके, तो उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है वो 0 होता है, ठीक है। तथा त्वरण के बीच का कोण क्या है, इसका एक्सेलरेशन के साथ जब हम लोग बात करेंगे तो कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, तब 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि प्रेक्षेप गति प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर कितना होगा, तो 0, लेकिन त्वरण के बीच का कोण क्या होगा, तब आप कितना डिग्री बोलिएगा, 90 डिग्री बोलना है आपको, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन फिर क्या है, देखिए द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज। अब ये अभिकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल किसको कहते हैं? जब भी हम किसी वृत्ताकार पथ पर मूव करते हैं तो अंदर में एक फोर्स खींचता है हमें अंदर की, उसके सेंटर की ओर खींच रहा है, उसी का नाम क्या है, अभिकेंद्र बल। एक होता है अभिकेंद्र बल, एक होता है अपकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई रोड है और जैसे टर्निंग है, मान लीजिए इस टाइप का कोई टर्निंग है, रोड है ऐसी, ठीक है, ऐसे करके जो है कोई रोड है, ठीक है, इस तरह का कोई रोड है, ऐसे करके ऐसे टर्निंग है, देखिएगा ऐसे, और इधर से कोई बाइक या कार आ रहा है, तो जैसे वो ऐसे करके टर्न करेगा तो देखिएगा उसका खिड़की से ऐसे करके जब टर्न करता है तो बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब रोड में भी देखे होंगे कि जहाँ टर्न रहता है उस जगह पर एक साइड में ऊंचा रहता है, ठीक है। जैसे कोई टर्न है, जैसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे करके जो टर्न है तो एक साइड देखिएगा थोड़ा सा ऊंचा रहता है, क्यों, तो इसमें जो होता है यही फोर्स, ये फोर्स लगता है, ठीक है। और इसमें क्या है, अभिकेंद्र जो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें क्या है, तो किसी वृत्ताकार पथ पर, तो क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, m ओमेगा स्क्वायर r। आंसर क्या होगा, 1 नंबर। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के व्हिच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो रियल लॉ क्या है, ठीक है, रियल लॉ क्या है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का क्या है, सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो वास्तविक नियम है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो आपको समझ में आया होगा कि न्यूटन का जो रियल लॉ है, जो वास्तविक नियम है, वो क्या है, कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का सारा क्वेश्चन बना लेते हैं, और जितना हमने कॉन्सेप्ट के साथ बताएं तो हमको नहीं लगता कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा, आप जरूर जवाब देकर आइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय द इतना, ठीक है, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। अब इसमें देखिए क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि y इक्वल टू u2 प्लस y 1/2 gt का स्क्वायर है। तो इसमें क्या आएगा, जो भार आएगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला कि a का जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो a इक्वल टू क्या लिखते हैं, कि dv/dt लिखते हैं, ठीक है। a इक्वल टू क्या लिखते हैं, dv/dt लिखते हैं। तो उनका जो भार होगा y इक्वल टू 80 प्लस 1/2 gt स्क्वायर का, तो उसमें क्या हो जाएगा, भार वो क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, mg। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। देखिए किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा। इंग्लिश देखिए, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पोर्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन। तो जो आवेग है वह संवेग में क्या होता है, परिवर्तन के, आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, dp बराबर क्या होता है, di, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल, संवेग जो होता है, संवेग में परिवर्तन और आवेग में परिवर्तन, संवेग में चेंज इन मोमेंटम, और ये इम्पल्स में क्या होता है, चेंज के क्या होता है, बराबर होता है, यानी dp इक्वल टू di होता है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम मास है, एक कर्क पानी पर तैर रहा है, तो कर्क पर क्रियाशील नेट बल क्या होगा। अब नेट बल क्या होगा, तो इसमें जब तैर रहा है तो एक तो उत्प्लावन बल लग रहा है, वायुंसी फोर्स,
और ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। इनका नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आंसर क्या होगा, 4 नंबर। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, रूलिंग फ्रिक्शन इज, ठीक है, जो रूलिंग फ्रिक्शन है वो क्या है। तो रूलिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने थ्योरी में भी पढ़ाए थे कि रूलिंग फ्रिक्शन क्या है। देखिए लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, सर्पी घर्षण से ज्यादा होता है, सर्पी घर्षण के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोटनी घर्षण सबसे कम घर्षण है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि घर्षण में सबसे कम मान किसका होता है, तो लोटनी घर्षण का। कारण क्या है, जैसे कोई चक्का चाहे बैलगाड़ी का हो चाहे बाइक का हो, उसको गोल क्यों बनाया जाता है, ताकि उसमें घर्षण कम लगे। अगर उसको आयत जैसा बना देगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए उसको गोल बनाया जाता है। ताकि देखिए गोल बनाने से क्या है, इतने एरिया तक ना इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तो सबसे कम घर्षण लग रहा है। अगर ज्यादा घर्षण लगेगा तो ले जाने में दिक्कत होगा, इसलिए बैलगाड़ी हो चाहे बाइक का हो, जो उसका चक्का रहता है उसको गोल बनाया जाता है। क्योंकि सर्पी घर्षण में लोटनी घर्षण इसमें जो होता है, तो सर्पी घर्षण मतलब सर्प करने वाला, खींचने वाला, ठीक है, खींचने वाला। जैसे कोई टेबल है, ठीक है, या कोई ऐसा हर चीज है जिसको ले जाते उठा करके ऐसे करके ले जाते हैं, ठीक है। तो जब इसे ले जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जैसे क्या होता है कि सर्पी घर्षण से क्या होता है, इसका मान क्या होता है, कम होता है। तो आंसर क्या होगा, 1 नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे जो है क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है कि 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, ध्यान दीजिएगा कि 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक से, ठीक है, 800 मीटर पर सेकेंड के वेग से दागा जाता है, ठीक है। तो बंदूक के पीछे हटने की वेग की गणना करें। क्या दिया है कि यहाँ क्या है, 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, एक गोली है, ठीक है, एक बंदूक है मान लिया जाए, ठीक है, ये बंदूक है। और यहाँ से जो होता है क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो गोली है, तो इस गोली जो निकल रहा है, इसमें क्या बोले, तो इस गोली का, ठीक है, वो कितना है, तो वो है 40 ग्राम गोली का द्रव्यमान और 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक। और ये जो बंदूक है, ठीक है, ये जो बंदूक है वो कितना का है, वो है 8 केजी का, तो 8 केजी का हो गया। चलिए बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दागा जाता है, यानी जो गोली निकलता है उस गोली का क्या है, वेग जो है वो कितना है, वो कितना है 800 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा कि गोली का जो मास है वो m है और गोली का जो वेग है वो v है। अब बंदूक का जो मास है वो क्या है, बड़ी m मान लीजिए, तो इसका जो वेग होगा, बंदूक पीछे जो हटने का देगा, ध्यान से सुनिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, कि बंदूक जो होता है जो पीछे हटेगा, जैसे मान लो फायरिंग करेगा तो गोली आगे निकलेगा, तो गोली का जो द्रव्यमान है वो 40 ग्राम है और जो गोली निकल रहा है उनका वेग इतना दिया है। और बंदूक का जो मास है, बंदूक जो कितना मास है द्रव्यमान, वो 8 केजी का है। तो बंदूक जैसे गोली निकलेगा तो पीछे जो हटेगा बंदूक ठो, ठीक है, पीछे जो हटेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें क्या बोले, तो इसमें क्या होता है कि इस बंदूक जो पीछे हटा तो उनका वेग क्या है, यानी v का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है, दोनों का मोमेंटम को हमने क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्योंकि पहले बंदूक और जो गोली था वो पहले दोनों विराम अवस्था में था, इसलिए दोनों का जो मोमेंटम होगा, संवेग होगा, वो तो पहले क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इसको कितना आसान से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो पहले दोनों क्या था, बंदूक प्लस गोली दोनों रेस्ट में था, तो क्या हो जाएगा कि दोनों का mv प्लस mv इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्या हो जाएगा, mv, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस mv। और यहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो माइनस mv, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। अब यहाँ क्या है m, तो 40 ग्राम है तो इसको चेंज कर लो, 40 इंटू 10⁻³ इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। और जो वेग है वो वेग कितना है, तो 800, ठीक है, तो 800 दे दी बाय, फिर m जो है वो कितना है, तो m कितना है, तो m कितना है, तो 8 है, चलो 8 दे दी। और ये जो v है ना, ये जो कैपिटल v जो लिखे हैं वो है क्या जानते हैं, जो बंदूक पीछे जो हटेगा, मतलब गोली जो है उनका मास है और उनका वेग है,
और जो बंदूक है उनका मास है, तो वो जो पीछे हटेगा ना तो उनका वेग को निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि जब बंदूक था और गोली जब था तो उसमें पहले तो रेस्ट में था दोनों, जब रेस्ट में था तो उसका जो मोमेंटम निकलेगा पी तो वो तो जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल में है, रेस्ट में है, तो उस समय जीरो होगा। उसके बाद वो आगे बढ़ रहा तो उस कंडीशन में उसका मोमेंटम ये चीज है दोनों। तो उसको हम लोग ऊर्जा संवेग संरक्षण सिद्धांत से हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये और इसको क्या किए, काट दिए, तो कितना हो जाएगा 100। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना दिया है, ये कट गया, और यहाँ देखिए कितना है 4, ठीक है, 8 kg हो गया, और ये कितना हो गया 4। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, 4 0 0 0, और नीचे कितना हो जाएगा 3 गो 0, 1 2 3, इसको काट दिए, इसको और इसको काट दिए, इसको काटो, ठीक है, 2 से 5 हो गया, 2 से इसको काटो 20 हो गया, और इसको काटो 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा दिए, देखिए यहाँ भी माइनस लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, -4, क्या हो जाएगा बोलो, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए माइनस तो आया, ये माइनस क्यों आया, तो देखिए गोली का जो बेग है वो तो आगे है, गोली का बेग आगे है, ठीक है, आगे निकल गया, और उस गोली का मास भी है। अब उस बंदूक का जो मास है वो तो दिया हुआ है 8 kg का, अब बंदूक जो पीछे आएगा, झटका जो मारेगा, तो उनके अपोजिट साइड में है, इसलिए ये माइनस ये बताना चाहता है कि गोली आगे निकल रहा है, अब बंदूक पीछे झटका दे रहा है, इसका मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ, ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ अनुसार ये क्या होता है, माइनस आया। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4 नंबर। कोई दिक्कत, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन में, अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए, इनका रिप्लाई हम तुरंत देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए इसका हिंदी देखते हैं, आगे जो है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान m का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा है, इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है। तो देखिए जब भी हम कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो ये डिपेंड करता है उस बॉडी का मास कैसा है। एक छोटा सा वस्तु है, जैसे एक बोरा है मान लीजिए, तो आप ऐसे करके ले कर जाते हैं, लेकिन अगर एक बड़का सा अगर मान लो पत्थर रहे, ठीक है, तो उसको उसका मास ज्यादा है, तो ये डिपेंड करता है उसकी द्रव्यमान पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो, पिंड के द्रव्यमान पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, कोई वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, लगाए गए बल एवं गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को क्या कहते हैं, h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं, h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं। जब इसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है, जैसे उठाते हैं तो लगाए गए बल, जब हमने बल लगाते हैं, ठीक है, बल लगाते हैं तो बल और गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य क्या होगा। हमने बल लगाए तो धनात्मक हुआ, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, वो नीचे खींचना चाहता है, तो हमने बल लगाते ऊपर तो धनात्मक हुआ, अब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसका नीचे खींचना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने बल लगाए ऊपर तो धनात्मक हो गया, लेकिन और इस फोर्स को रोक रहा है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, जो ग्रेविटी फोर्स है, उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ऋणात्मक है। तो आंसर क्या होगा, पहले हमने फेंके तो धनात्मक हुआ, और आंसर क्या होगा, फिर बाद में उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे रोक रहा है, तो ऋणात्मक होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। जो भी हम लोग वर्क करते हैं तो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वर्क है क्या, पहले इसको समझना है कि वर्क क्या है। देखिए वर्क क्या है, जब भी किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं, जब भी कोई भी वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाते हैं तो बल के साथ विस्थापन होता है, लेकिन एक निर्धारित दूरी तक ही होता है। ऐसे नहीं कि आप फोर्स लगाए यहाँ से, अब मतलब यहाँ से फोर्स लगाए पाकिस्तान पहुंच गया, ऐसा नहीं है, बहुत दूर तक पहुंच गया, विदेश में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग किसी बॉडी को जब फोर्स लगाते हैं, ठीक है,
तो उसके क्या एक निर्धारित दूरी तक वो विस्थापित होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, यानी बल गुना विस्थापन। तो जो डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है वो एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर, तो एफ एस कॉस थीटा। अब आपको समझना पड़ेगा कि एंगल पर भी वर्क डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हमने ऐसे करके फोर्स लगाते हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम मतलब फोर्स के डायरेक्शन में ही उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वर्क होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन अगर फोर्स ऐसे लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट साइड में दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु को हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर से किसी वस्तु को जैसे फेंके तो ऐसे करके फेंके तो जिधर फोर्स लगाए उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर नीचे से कोई वस्तु को ऐसे फेंके, ऊपर की ओर फेंके, तो हमने फोर्स लगाए ऊपर लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो दे रहा है वो नीचे, तो एक दूसरे को अपोजिट है, ठीक है। जैसे घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है तो घोड़ा जिधर फोर्स लगाता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। और कुएं से जो पानी निकालते हैं तो फोर्स लगा दो ऊपर, लेकिन अगर कोनो कारण से कट गया तो ग्रेविटी उसका नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वहाँ नेगेटिव जो होता है वर्क होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी अगर हम लोग ऊपर फेंकते 90 डिग्री में तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 90, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो उस जगह पर वर्क 0 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हम मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा तो सेम डायरेक्शन करना पड़ेगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड W इक्वल टू एफ एस। तो अधिकतम कार्य कब होगा ये भी क्वेश्चन दे सकता है। अगर वर्क शून्य कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस 90 0। अगर मान लो कोई आदमी है जो आपने सिर में माथा में लेकर के कोई वस्तु को रखा है तो उसका जो वर्क होगा, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल में ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो उस कंडीशन में जो उसका वर्क होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, ये आरोपित बल, ठीक है, अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है, ये कोण पर डिपेंड करता है। आपको बहुत हमने समझा दिए कि कोण पर भी डिपेंड कैसे करता है, ये कोण पर भी डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्वेश्चन है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये तो आंसर क्या होगा, 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन वो चेंज कर सकता है, चाहे क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, तो ऐसे हमको सबको आपको हम सारे चीज बताए हैं। देखिए इसके आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 28 नंबर में। देखिए the for removing the particle the mass and the velocity p having the momentum p the which the one of the following the correctly that describes the kinetic energy of the particles, ठीक है। पार्टिकल्स क्या है, ये कहता है कि जो गतिज ऊर्जा है यानी जो काइनेटिक एनर्जी है और जो मोमेंटम है उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो P इक्वल टू एम वी, द काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो 1/2 क्या होता है, mv² होता है, ठीक है, mv² होता है। P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि v निकालते हैं तो P बाय क्या हो जाएगा, m, यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, पुट कर देने से क्या हो जाएगा, देखो तो 1/2 m हुआ। अब v का मान क्या है, तो p² बाय क्या हो जाएगा, m²। ये m में कट गया तो क्या बचा, p² बाय क्या हो जाएगा, 2m, ठीक है। p² बाय क्या हो जाएगा 2m, तो देखिए p² बाय 2m, p² बाय 2m, देखिए p² बाय क्या हो जाएगा 2m। तो आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए 29, ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स टोटल एनर्जी इज। चलिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी क्या है। देखिए कि 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से गतिमान है, तो इसकी कुल ऊर्जा क्या है। देखिए हाइट पर है, तो हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल जो एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो mgh, ठीक है। m कितना दिया है, तो m कितना दिया है, तो 10 दिया है, तो 10 हो गया। g का मान कितना है 9.8 और h जो हाइट है वो कितना है 2। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या क्या पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 98 × 2, इसको 6 हो गया, 96, ठीक है, इतना जूल हो गया। उसके बाद फिर क्या कहता है कि 2 मीटर पर सेकेंड एक समान गतिमान से, ठीक है, गति से जा रहा है, एक समान गति से, तो इसका काइनेटिक एनर्जी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, mv²। 1/2 अब मास कितना है, तो 10, अब वेलोसिटी कितना है 2 × 2, 2 × 2, तो 2 और 2 कट गया तो क्या हो गया 20, ठीक है, जूल। तो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो 96 + 20 इन दोनों को जोड़िए तो 6 हो गया, 1 हो गया 2, यानी 216 जूल,
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें हाइट में है, जब वो हाइट में है 10 kg द्रव्यमान के पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर है तो पोटेंशियल एनर्जी, और फिर क्या कहते हैं एक समान चाल से गतिमान है तो काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे जो है वो क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा मात्रक शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो फॉर्मूला क्या है, P बराबर क्या होता है, W बाय क्या होता है, T होता है। इसका जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, तो वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, वाट। समझ में आपको आया होगा। आगे देखते हैं। चलिए 31 में क्या है, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज जो होता है वो क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ये क्या 30 हुआ, ठीक है, 30 में, ठीक है। चलिए आगे देखते 30 में क्या है, ये हो गया निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक है, 31, ठीक है। देखिए 31 में क्वेश्चन क्या है, 31 में क्वेश्चन क्या है कि रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, देखिए रेखीय संवेग, तो इसको संवेग को हम लोग क्या कहते हैं, पी, ठीक है। तो पी जो होता है आघूर्ण कहलाता है। क्या आघूर्ण कहलाता है, कोणीय। क्या कहलाता है, रेखीय संवेग आघूर्ण। देखो है रेखीय संवेग लेकिन ये आघूर्ण है, घूमता है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। क्या हो जाएगा, लीनियर एंगुलर क्या कहा जाएगा, मोमेंटम, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर 4 नंबर होगा। कोणीय संवेग कहलाता है, आर गुना पी, ठीक है, आर गुना पी इक्वल टू क्या, एल। ये एल रेखीय संवेग आघूर्ण कहलाता है, तो ये फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण कोणीय संवेग एल होता है। यदि उसकी कोणीय आवृत्ति को दुगुनी कर दी जाए और उसकी गतिज ऊर्जा को आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग जो होगा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एल बाय क्या होगा, 4, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। यदि निकाय का कार्य कुल बाह्य बल है तो क्या होगा, बाह्य बल। देखिए निकाय, तो निकाय जो द्रव्यमान केंद्र है ना, तो केंद्र पर नियत है तो उस पर कुल जो बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 34, ठीक है, 34 में देखिए क्वेश्चन क्या है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणन क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, और कोणीय त्वरण, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणन कहा जाता है। तो जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है, और कोणीय त्वरण, तो देखिए ये क्या है, ठीक है, आई और कोणीय त्वरण के क्या कहता है, अल्फा। ये किसके समान होता है, ठीक है, किसके समान होता है, तो ये टॉर्क के समान होता है। तो क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। आंसर क्या होगा, 2 नंबर। आगे देखिए एक ठोस गोला, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, 2/5। आंसर क्या होगा, 1 नंबर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि W इक्वल क्या होता है, F वेक्टर इंटू S वेक्टर। तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए आगे जो है क्वेश्चन वो क्या है, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर द अर्थ, तो क्या होगा, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है 0 होता है, ठीक है। जी का मान जैसे पृथ्वी के सतह से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा, घूमने के कारण, आकार के कारण जी के मान में चेंज होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान होता है 9.8 मीटर सेकंड पर -2 होता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। विषुवत रेखा और अगर ध्रुव पोल पर पूछे तो विषुवत रेखा पर कम होता है, पोल पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए क्वेश्चन दिया था कि चीनी खरीदना कहाँ पर सस्ता होगा, यानी लाभदायक होगा, तो विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, क्योंकि पोल पर क्या होगा, महंगा पड़ जाएगा। इसलिए कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे, जैसे मास है, मान लिया जाए कि कोई बॉडी है और उसका मास अगर मान लीजिए 50 kg है, ठीक है, तो अगर मान लो उसको अंतरिक्ष में जाएंगे तो उसकी मात्रा चेंज नहीं होगा, 50 से तो 50 से रहेगा, ठीक है। उसका जो मास है, मात्रा है, लेकिन वेट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे वेट यहाँ अगर 20 kg किसी का है तो अगर अंतरिक्ष में जाएंगे, ठीक है, तो फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मून का बात करें, चंद्रमा पर, तो 1/6 से उसको डिवाइड कर देना, जितना आएगा उतना होगा। जैसे 60 है तो 6 डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, भार
चेंज होता है 1/6 में। आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि हाँ किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 50 kg का है और चंद्रमा पर जाएंगे तो कितना होगा, तो द्रव्यमान कभी यहाँ चेंज नहीं होता है, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, 50 से 50 होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया है 38 में द एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु को न्यूनतम वेग से अगर फेंकते हैं और वो पृथ्वी के बाहर चला जाता है, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाता है और पुनः वापस नहीं आ पाता है, ऐसे वेग को क्या कहते हैं, प्लाइन वेग कहते हैं। इसके वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला √2gr, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग जो इसका 11.9, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है 11 पॉइंट कुछ लगभग पॉइंट में आता है, ठीक है। तो इतना से इसका जो फ्लाइंग वेग का जो है उसका वेलोसिटी मान होता है, और इनका पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर जाता है ऐसे न्यूनतम वेग को हमको क्या कहते हैं, प्लाइन वेग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, बोलिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये प्लाइन वेग। इतना से अगर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो वो पृथ्वी तक वापस लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाता है। तो आंसर क्या होगा 2gr, ये आंसर होगा 2 नंबर, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से प्लाइन वेग ये आंसर है। अब देखिए 39 में देखिए क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन द क्लोसिस स्केल ऑफ द 40 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए सेल्सियस, ठीक है, क्या दिखा है, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस स्केल, ठीक है, स्केल द फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, क्या दिया, सेल्सियस से दिया है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, सेल्सियस स्केल द फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका हिंदी भी क्या है। देखिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं कि सेल्सियस से क्या दिया है कि सेल्सियस पैमाना में एक पिंड का तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पैमाना में तापक्रम होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। चलिए इसको डिटेल समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सेल्सियस। मान लो यहाँ से आज क्वेश्चन दिया है कि सेल्सियस दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि इसका थ्योरी भी और कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको बता देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन तो है क्या, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में जो होता है कि क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए सेल्सियस है, ठीक है, और सेल्सियस को हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे पहले जो टेम्परेचर जो है, तो डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप से। क्या क्या होता है, पहले होता है डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। पहले क्या होता है डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या होता है फ़ारेनहाइट, उसके बाद क्या होता है रूमर। तो 3 चीज़ है, क्या क्या है इसमें। पहले क्या बोले डिफरेंस, पहले क्या है, देखिए यहाँ पहले है डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पहले क्या है, देखिए पहले क्या है कि डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद क्या है फ़ारेनहाइट है, ठीक है। उसके बाद क्या है रूमर है, क्या है रूमर है। तो 1 2 3 ये हो गया। अब देखिए जो बर्फ है, आइस है, उनका जो गलन बिंदु है वो क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, इसका जो कथनांक है, कथन बिंदु जो है वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। उसके बाद जो फ़ारेनहाइट है उनका क्या होता है कि ये जैसे इसका गलन बिंदु जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, और जैसे 0 डिग्री हो गया तो इसका फ़ारेनहाइट का क्या होगा 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट, यानी 32 से लेकर के कहाँ तक लिखेंगे इतना। और ये रूमर है, ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा 80 डिग्री, रूमर से लेकर के इतना हो जाएगा। तो ये आपको ये तीनों समझ में आया। अब देखिए इस क्वेश्चन से हो सकता है आज पूछा है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, कल पूछ देगा कि डिग्री सेल्सियस को रूमर में, तो फिर कैसे बनाइएगा। तो इसको सारा हम सिस्टम बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो यहाँ क्या है, एक क्या है, इतना में बर्फ गलता है, यानी गलन बिंदु हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया कथनांक हो गया, फिर इसका भी गलन हो गया, फिर कथनांक हो गया, इसका भी गलन हो गया, इसका भी क्या हो गया कथनांक हो गया, ये सब हो गया। अब देखिए अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ, ठीक है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये है, तो ये हो गया डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, तो कहाँ से हो गया 0 से लेकर कहाँ तक हो गया 100 तक, ये हो गया। फिर क्या हो गया, ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, इसमें हो गया
32, ठीक है, 32, ठीक है, से कितना हो गया 212 हो गया। और एक क्या हो गया रूमर, ये क्या हो गया 0 से लेकर कितना हो गया 80, ये हो गया रूमर। तो 1 2 3 ये तीनों बता दिए। अब देखिए जब इसको हम लोग फार्मूला में, इसका जो फार्मूला निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ तो इसका जब फार्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा c माइनस क्या है, तो 0 बाय क्या हो जाएगा 100, इस किसके लिए हो गया डिग्री सेल्सियस के लिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट के लिए क्या हो जाएगा एफ, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 32 बाय कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 32 के साथ तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए 180, यानी इसको माइनस करके लिखिए कि 212 को 32 के साथ अगर माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 180, ठीक है 180 ये हो गया। यहाँ हो गया 2 हो गया, 1 हो गया 2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ फ़ारेनहाइट रूमर में क्या हो जाएगा, तो r माइनस क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 80, ये हो गया। तो आपको ये ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे लिखते हैं। उसके बाद इसको हटाइएगा, कटना है इसको, देखिए ये 0 कट गया और ये भी 0 कट गया, 2 से काटिए तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया 5। अब देखिए यहाँ क्या आता है, ठीक है, तो c बाय क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू, ठीक हो गया, ठीक क्या हो गया f माइनस 32 बाय कितना हो जाएगा 9, और फिर कितना हो जाएगा r बाय क्या हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद जो होता है आपको निकालना है फॉर्मूला। अब इसी से फॉर्मूला सबका निकलेगा, एक एक करके निकालते हैं। जैसे पहले c है तो हो जाएगा 9c इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा f माइनस 32, ठीक है, ये हो गया। तो जब c निकालेंगे तो f बाय क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा f माइनस 32, ये हो गया। तो देखिए इस फार्मूला से क्या आया यहाँ तक, इस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला लागू करना है। उसके बाद जैसे c बाई 5 इक्वल टू r बाई 4 कीजिएगा, ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। अगर इसको भी करना है तो कैसे इसको लिखना है, देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, देखिए आगे क्या है इसमें, ठीक है, आगे क्या है, तो c बाई यहाँ 5 है, ठीक है, इक्वल टू क्या है r बाई क्या है 4 है, और इसको क्या कीजिएगा 5r कीजिएगा तो 4c, जब r निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4c बाई क्या हो जाएगा 5। यहाँ देखिए तो यहाँ से क्या निकल गया r, ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया r, तो r इक्वल टू क्या गया 4c बाई 5। तो देखिए अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, ठीक है, तो आप रूमर में चेंज कर सकते हैं, ये हो गया। और अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये फार्मूला लागू करना है। देखिए ये फार्मूला 2 हो गया। देखिए एक फार्मूला और निकलेगा, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट से रूमर में कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा फिर, ठीक है, अगर इसको हम चेंज करना चाहेंगे तो कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ, ठीक है, इसको देखिए हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए f माइनस 32 बाई क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r बाई क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से निकालेगा तो क्या हो जाएगा 9r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा f माइनस क्या हो जाएगा 32 और r निकालेगा तो क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है, 4/9 f माइनस क्या हो जाएगा 32। तो ये हो गया क्या रूमर, ठीक है, ये क्या हो गया रूमर। देखिए अब एक एक चीज़ करके देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तो ये फार्मूला लगाइएगा, या पूछे कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में तो ये फार्मूला हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ c और f है तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट भी होगा और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी होगा, तो ये चल गया को काम हो गया। अगर क्वेश्चन सेल्सियस में रहे और रूमर लाने बोले तो ये फार्मूला लगाइएगा। अगर मान लो रूमर में दिया रहे और सेल्सियस लाने बोलेगा तो ये फार्मूला लिखिएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि रूमर में दिया है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये फार्मूला में लगाना है, अब फ़ारेनहाइट में दिया है रूमर में लाना है तो ये फार्मूला। तो देखिए यहाँ से 2 2 4 2 6 टाइप से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन में क्या दिया है इसको देखना है और कौन सा फार्मूला लागू होगा वो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे जो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो है क्या, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेल्सियस जो है पैमाना में एक पिंड का
40 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, यानी 40 में है, 40 डिग्री सेल्सियस में इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो बोलिए कौन सा फार्मूला जो है ये लागू होगा, कौन सा फार्मूला हम लोग लिखेंगे? तो देखिए यही फार्मूला होगा, क्या होगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/9 F/30। देखिए यहाँ से निकल जाएगा, देखिएगा, देखिए अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए C है सेल्सियस में दिया है तो क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, और C का देखिए वैल्यू दिया है, कितना दिया है 40 दिया है, तो क्या हो जाएगा 40 हो गया। अब ये F है तो F-32 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको गुना करते हैं तो 5/9 क्या हो जाएगा F, इसको गुना करते क्या हो जाएगा 5/9 इंटू हो जाएगा 32, ये हो गया। अब देखिए आगे देखिए इसका, अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो इसको इधर ले आते हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो गया 40 हो गया। अब इसको इधर लाइए तो 40 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू 32 बाई क्या है 9 इक्वल क्या हो जाएगा 5/9 F। अब एक गलती नहीं कीजिएगा कि इस 9 को काट देना, नहीं, अभी नहीं काटना है, पहले इसको एलसीएम लेना है। 9 हो गया, इसको ना कर 36 360 प्लस 9 कट जाएगा, क्या हो जाएगा इसको 5 10 1 15 16 160, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 5/9 फिर F, उसके बाद ये काट सकते हैं, ये काटिएगा। उसके बाद क्या होता है देखिए, जोड़िए 0 हो गया, 6 12 2 1 हो गया, 3 4 1 क्या हो गया 5, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो गया बोलिए 5F हो गया। अब F इक्वल टू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 520 इक्वल टू 5, काटिए इसको, एक बार हुआ 0 हो गया 4 20 यानी 104, यानी 104, ठीक है, किसमें हो गया फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट, ये निकल गया, ठीक है 104, ठीक है। तो देखिए किसी में ऑप्शन है 104, ठीक है 104 देखिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हमने क्या बनाया कैसे कि सेल्सियस पैमाना में एक पिंड को, ठीक है, एक पिंड को, ठीक है 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लाने के लिए तो ऐसे बनाइएगा, कभी रूमर को सेल्सियस में बोलेगा, कभी फ़ारेनहाइट को रूमर में बोलेगा, तो आपको तीनों फार्मूला हमने बता दिए, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा 3 नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो स्पीड साउंड वेव इन एयर, ठीक है, क्या होता है हवा में ध्वनि का जो वेग होता है, साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है। तो आंसर क्या होगा 3 नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, इसमें क्या बोले, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके साथ ये भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसको हमने कंप्लीट किए। तो सबसे पहले अगर आप 2025 का क्वेश्चन नहीं देखे हैं प्रीवियस, उसको देखिए, उसका भी वीडियो अपलोड करते हैं। 2024 का देखिए, 2023 का देखिए और 2022 का देखिए। जब इन चारों साल का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो इसके साथ हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझाए हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और उसके बाद डे 1 डे 2 करके भी हमने समझाए थे। समय कम रहने के वजह से हर चैप्टर का नहीं बना पाए, इसलिए सब मिला जुला करके 24 तारीख को एक वीडियो ला रहे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम ही हम दिए हैं ब्रह्मास्त्र, कि आपको 40 में 40 करके जाना। इसमें मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जो होता है कि उठाएंगे क्वेश्चन, कि इसमें सारा क्वेश्चन की पेपर में रहे। इस क्वेश्चन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक, ठीक है। तो ये चारों वीडियो को देखिए, और जितना भी हमने फर्स्ट ईयर का वीडियो डाले 2026 के लिए आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है फीस रिवीजन। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं 24 तारीख को, ठीक है, मॉर्निंग 7 बजे जो होता है वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।